हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खुशी एंड हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो इम्पोर्ट फाइनेंसिंग था। इम्पोर्ट फाइनेंसिंग का मतलब कि जब एक इम्पोर्टर गुड्स को परचेज करना चाहता है किसी अनदर कंट्री से तो उसे कुछ फंड्स की ज़रूरत पड़ती है और उसे उस फंड्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उसे लोन लेना पड़ता है या कुछ भी लेना पड़ता है, कोई भी फाइनेंस कलेक्ट करना पड़ता है, उसे अरेंज करना पड़ता है, तो वो इम्पोर्ट फाइनेंसिंग में आता है। तो हमने इसके बारे में पूरी डिटेल कर ली है। अब की जो हमारी वीडियो है, जो हम टर्म्स कर रहे थे इम्पोर्ट फाइनेंसिंग के, जिसमें हमने कंसाइनमेंट परचेज, कैश इन एडवांस, डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन, डाउन पेमेंट और ओपन अकाउंट कर लिया है। जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इम्पोर्ट फाइनेंसिंग की, और इम्पोर्ट फाइनेंसिंग की टर्म्स को ही हम इंटरनेशनल पेमेंट मेथड बोलते हैं। कि जो मेथड्स होते हैं इंटरनेशनल पेमेंट के, जैसे ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही कवर करवा दी हैं। जो लेटर ऑफ क्रेडिट है जिसे हम एलसी बोलते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको हम डिटेल में अलग से इस वीडियो में इसीलिए कर रहे हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट मीन्स टू एलसी। एलसी जो होता है वो हमारा इंटरनेशनल पेमेंट मेथड का वन ऑफ द सिक्योर मेथड है, मतलब कि बहुत ही सुरक्षित मेथड है इंटरनेशनल पेमेंट मेथड का। कौन सा मेथड? हमारा जो लेटर ऑफ क्रेडिट है। तो ये जो मेथड है वो बहुत ही सिक्योर मेथड है। इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या वर्क करता है। जैसे कि एक इंपोर्टर है, बायर है या एप्लीकेंट जिसे हम बोलते हैं, जो ये वो पर्सन है जो किसी अनदर कंट्री से जो सामान है, जो गुड्स है या सर्विसेज है, वो ले रहा है। और ये जो है वो सेलर है या एक्सपोर्टर है, या फिर जिसे हम बेनिफिशियरी बोलते हैं, जैसे कि इसको एप्लीकेंट बोलते हैं, इसको बेनिफिशियरी बोलते हैं। तो ये जो पर्सन है एक्सपोर्टर, ये अपनी कंट्री से किसी अनदर कंट्री में अपनी गुड्स को सेल कर रहा है, इसलिए ये एक्सपोर्टर है। आपको पता ही होगा इंपोर्टर और एक्सपोर्टर की डेफिनेशंस। तो अब इसमें क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट में जो इंपोर्टर होता है वो एलसी इशू करता है अपने बैंक के थ्रू। ये जो बैंक है वो ओपनिंग बैंक है, जैसे हम ओपनिंग बैंक या इशूइंग बैंक बोल सकते हैं, जो कि किसके बिहाफ पे काम करता है, जो हमारा इंपोर्टर होता है उसके बिहाफ पे। और जो ये बैंक है वो एडवाइजरी बैंक है, जो कि सेलर के बिहाफ पे, एक्सपोर्टर के बिहाफ पे होता है। ठीक है। और ये जो बैंक है वो एक्सपोर्टर की कंट्री में होगा, ये बैंक इंपोर्टर की कंट्री में होगा। जो ये बैंक है वो अपने बिहाफ पे एक एलसी इशू करता है इस बैंक को, और ये बैंक आगे एक्सपोर्टर को वो एलसी का जो डॉक्यूमेंट होता है वो दे देता है। जो ये दोनों बैंक हैं वो दोनों ही बैंक इंटरमीडियरी का काम करते हैं, एज ए एजेंट वर्क करते हैं। और इसमें पहले एलसी, इसको ये पर्सन बोलता है इंपोर्टर की मेरे लिए एक एलसी प्रिपेयर करो, और ये बैंक तब ही एक एलसी प्रिपेयर करेगा जब उसे बायर पे पूरा विश्वास होगा, यकीन होगा, क्योंकि पैसे डूब सकते हैं, कि अब तक ये पर्सन देने के लिए मना कर दे। तो ये बैंक हमेशा एक ऐसा ट्रस्टेड बैंक होना चाहिए जिस पर ये बैंक जो कि एक्सपोर्टर की कंट्री में है और जो एक्सपोर्टर है, ये दोनों ही पर्सन्स इस बैंक पे बिल्कुल ट्रस्ट कर सके। ठीक है। तो ये बैंक क्या करता है कि एलसी इशू कर देता है एडवाइजरी बैंक को। एडवाइजरी बैंक आगे एक्सपोर्टर को वो एलसी दे देता है। फिर उसके बाद ये पर्सन एक डॉक्यूमेंट तैयार करके देता है, जिस डॉक्यूमेंट पे सारी इंफॉर्मेशन, सारी प्रोसीजर लिखी होती है कि कितने पेमेंट करनी है इंपोर्टर ने, उसको कितने गुड्स हैं, क्या क्या मतलब वो फैसिलिटीज दे रहा है। तो वो सारी चीजें उस डॉक्यूमेंट पे लिखी होती हैं, वो देता है अपने एडवाइजरी बैंक को, और एडवाइजरी बैंक आगे ओपनिंग बैंक को, और ओपनिंग बैंक आगे इंपोर्टर को। मतलब ये दोनों क्या हुए, इन दोनों के एजेंट हुए, इंटरमीडियरीज का काम करेंगे। फिर एट द एंड जब उसको मिल जाएंगी, गुड्स मिल जाएंगी, तब क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। ये अपने बैंक को पेमेंट दे देगा, उसका बैंक अगले बैंक को, और ये बैंक आगे एक्सपोर्टर को। कई बार क्या होता है कि ये पर्सन के पास पैसे नहीं होते और टाइम आ जाता है, मेच्योरिटी टाइम आ जाता है जब पेमेंट करनी होती है, तो ये बैंक क्या करता है, अपने बिहाफ पे पेमेंट कर देता है इनको। लेकिन ये बैंक आफ्टर द मेच्योरिटी टाइम, जब वो पर्सन पैसे देता है तो विद इंटरेस्ट वो उससे पैसे ले लेता है। तो बैंक का प्रॉफिट होता है इस चीज में। और जो इसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि जो एक्सपोर्टर होता है वो उसे बहुत बेनिफिशियल होता है लेटर ऑफ क्रेडिट में, क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट में मेन चीज यही होती है कि लेटर ऑफ क्रेडिट डूब नहीं सकता। अगर इंपोर्टर मना कर दे कि मैं पैसे नहीं दे सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, कोई भी डिफॉल्ट कर दे, तो बैंक अपने बिहाफ पे पैसे जरूर देगा। और इसीलिए जो एक्सपोर्टर है वो पूरा बेनिफिशियरी के नाम से इसीलिए जाना जाता है, क्योंकि उसे पूरा बेनिफिट होता है। प्रोसेस क्या है लेटर ऑफ क्रेडिट की? प्रोसेस मतलब क्या क्या इसमें स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे।
इस प्रोसेस को करने से पहले हम जान लेते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। मैंने अभी आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाया, लेकिन थ्योरेटिकल अगर आपका क्वेश्चंस में आपको लिखना हो तो आप क्या लिखोगे। तो थ्योरेटिकल क्या कहता है कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो क्या है, मोस्टली वाइड यूज ट्रेड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट इन द वर्ल्ड। मतलब कि वाइड यूज है, मतलब बहुत ज्यादा इसका नैरो स्कोप नहीं है, इसका पूरा वाइड स्कोप है, बहुत ही विस्तृत, जिसे हम कह सकते हैं बहुत ही बड़ा स्कोप है। और किस चीज का स्कोप है कि ये फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट है फुल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो वाइड स्कोप रखता है। और लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है फ्रॉम अ बैंक, एक बैंक से, विच गारंटीज, जो गारंटी लेता है पेमेंट फ्रॉम द बैंक टू द सेलर। हमने इससे पहले ही किया कि जो ये बैंक है वो गारंटी ले रहा है कि पेमेंट के जो इम्पोर्टर है उसके बिहाफ पे वो इसे पेमेंट जरूर कर देगा। ठीक है, तो एक गारंटर होता है जो ये बैंक होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, इफ एन इंडियन wants to purchase the goods from the foreign, both importer and exporter can not trust on each other। इसमें क्या होता है, जो एक्सपोर्टर, जो ये एक्सपोर्टर है और ये इंपोर्टर है, इन दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट का मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि ये पर्सन चाहता है कि इसे गुड्स पहले मिल जाए, पेमेंट ये बाद में करे, और ये पर्सन चाहता है कि ये इसे पेमेंट पहले मिल जाए और मैं अपनी गुड्स उसको बाद में दूं, इंपोर्टर को। तो इसी वजह से इन दोनों के बीच में ट्रस्ट नहीं है। दोनों ही ये चाहते हैं कि पहले मैं अपना ऑब्लिगेशंस मैं अपने बाद में पूरी करूं और मुझे पहले ही प्रॉफिट हो जाए। दोनों ही यही चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, किसी को तो शुरुआत करनी होगी। तो इसीलिए जो बैंक है वो आगे आते हैं और इनका वर्क सोल्व करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि एक दूसरे पर इनको ट्रस्ट नहीं होता, बिकॉज एक्सपोर्टर वांट्स टू पेमेंट एज क्विकली एज, और क्योंकि एक्सपोर्टर चाहता है कि उसे पेमेंट मिल जाए जितनी जल्दी हो सकती है, और इंपोर्टर क्या चाहता है कि वो जितनी देरी करे पेमेंट करने में, क्योंकि पैसे जो देना चाहता है वो यही चाहता है कि जितनी लेट दूं उतना अच्छा। ठीक है, तो जो इंपोर्टर है वो चाहता है कि मैं जितनी लेट दूं उतना अच्छा, जब तक कि मेरे पास गुड्स आ नहीं जाए और जब तक मैं उन्हें सेल करके कुछ पैसे कमा ना लूं तब तक मैं पेमेंट ना करूं। इंपोर्टर यही चाहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, किसी एक को तो शुरुआत करनी होगी। ठीक है, इन दिस केस क्या होता है, बैंक हेल्प करते हैं इन दोनों को ट्रांजेक्शन होने में। ठीक है, एज डिस्क्राइब्ड इन द फर्दर एक्सप्लेनेशंस, जो फर्दर एक्सप्लेनेशंस हैं उनमें हमने जैसे पहले यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है। मैंने आपको डायग्राम पहले इसीलिए समझाया ताकि आपको मैं जब थ्योरी करवाऊँ तो आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो ये था हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट क्या कहता है कि प्रोसेस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। अब आपको लेटर ऑफ क्रेडिट पता लग गया, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, या फिर इंटरनेशनल पेमेंट मेथड का एक सिक्योर मेथड है, जो जिससे हम क्या है पेमेंट ईजिली कर सकते हैं और सिक्योर है, मतलब पैसे नहीं डूबेंगे इसमें, ये श्योरिटी होती है। ठीक है, अब जो करते हैं वो है हमारी प्रोसेस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या प्रोसेस है, सबसे पहले जो इंपोर्टर है वो रिक्वेस्ट करता है टू ओपनिंग एंड इशूइंग बैंक फॉर द लेटर ऑफ क्रेडिट। इसमें एक पर्सन लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए ओपनिंग बैंक से क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि उन्हें एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाए। फिर क्या करते हैं, जो इशूइंग बैंक है वो एलसी एडवाइजरी बैंक को ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे कि हमने किया। नेक्स्ट, एडवाइजरी बैंक चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ एलसी, मतलब कि उसकी बिल्कुल जांच करता है कि जो डॉक्यूमेंट एलसी में जो जो चीजें लिखी गई हैं वो बिल्कुल ठीक है, नेम ठीक है, दोनों के एक्सपोर्टर के एंड इम्पोर्टर के, प्रोडक्ट जितना लिखा गया है उतना सही है, कितनी क्वांटिटी है, क्या उनकी रेट है, सब कुछ देखेगा। एंड अदर टर्म एंड कंडीशन, जो भी सारी चीजें उसमें लिखी होंगी वो सारी चीजें वो उसमें देखेगा। और एडवाइजरी बैंक सेंड एलसी टू द एक्सपोर्टर, फिर उसके बाद जो एलसी होगी वो एडवाइजरी बैंक किसको सेंड कर देगा, एक्सपोर्टर को। आफ्टर इट एक्सपोर्टर इज फर्म एंश्योर अबाउट पेमेंट। अब जो एक्सपोर्टर है ना वो फर्म एश्योर है। फर्म एश्योर मतलब कि बिल्कुल दृढ़ उसे मतलब उसे पक्का एश्योरेंस हो गई है कि पेमेंट तो हो ही जाएगी। अगर इंपोर्टर डिफॉल्ट करता है तो उसका बैंक जरूर कर देगा। ठीक है, और नाउ जो गुड्स हैं वो शिफ्ट होनी शुरू हो जाती है जब एक्सपोर्टर को पता लग जाता है कि उसकी पेमेंट होने वाली है। तो अब नेक्स्ट क्या कहता है कि जब पेमेंट होने वाली होती है तो एक्सपोर्टर सेंड डॉक्यूमेंट, जो एक डॉक्यूमेंट भेजता है एक्सपोर्टर, किसको भेजता है, इंपोर्टर को, थ्रू बोथ बैंक्स। जो हमने ये डॉक्यूमेंट की बात की ना, ये डॉक्यूमेंट पहले एक्सपोर्टर अपने एडवाइजरी बैंक को देगा, फिर उसे ओपनिंग बैंक पास जाएगा और ओपनिंग बैंक से इंपोर्टर के पास जाएगा। ये कौन सा डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, बीएल जिसे हम बोलते हैं, बिल ऑफ लेडिंग होता है जो हमने शिपिंग कर दी है, शिपिंग पे कितना सामान रखा, कितने मतलब चार्जेस हैं, मतलब कि शिपिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उस डॉक्यूमेंट में लिखी होती है कि हमने उस जो प्रोडक्ट को मंगवाया गया है इंपोर्टर के द्वारा या फिर जो भी बायर के द्वारा जो भी प्रोडक्ट मंगवाया गया है, जो गुड्स मंगवाई गई हैं, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन इस बिल ऑफ लेडिंग में होती है। देन इंपोर्टर गिव पेमेंट टू द एक्सपोर्टर, देन
थ्रू द बैंक्स। जो इम्पोर्टर है आफ्टर जब उसे पता लग जाता है कि बिल ऑफ लीडिंग उसे मिल जाता है, बिल ऑफ लीडिंग मिल जाता है कि उसने जो गुड्स हैं, जो एक्सपोर्टर है उसने अपनी गुड्स को शिफ्ट कर दिया है, उसके बाद वो जो इम्पोर्टर है वो पेमेंट कर देता है थ्रू बोथ बैंक्स, मतलब कि ओपनिंग बैंक एंड एडवाइजरी बैंक से एट द एंड एक्सपोर्टर के पास वो चीज पहुंच जाती है। हमारा एक्सपोर्टर, ये इम्पोर्टर, और बीच में जो दो बैंक है, इन दोनों के थ्रू पेमेंट हो जाती है। तो ये था हमारा प्रोसेस कि कैसे बिल ऑफ लीडिंग होती है। प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे मैंने आपको डायग्राम बताया, ठीक है। एलसी का नेक्स्ट क्या करते हैं कि एलसी में जो इशुइंग बैंक होता है चार्ज फीस ऑफ इशुइंग एलसी। जो इशुइंग बैंक है वो अब फ्री में तो कोई भी बैंक काम नहीं करेगा, चाहे वो एडवाइजरी बैंक है, चाहे ओपनिंग बैंक है, इशुइंग बैंक है, तो वो अपने कुछ चार्जेस जरूर ले लेते हैं अपने एक्सपोर्टर से या इम्पोर्टर से, जिसके बिहाफ पे जो बैंक काम कर रहा है। तो इशुइंग बैंक क्या करेगा, चार्जेस ले लेगा फॉर इशुइंग एलसी। गाइडलाइंस ऑफ एलसी इज इशूड बाय इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कुछ गाइडलाइंस इशू की गई हैं एलसी की। तो लेटर ऑफ क्रेडिट की जो भी की गई हैं गाइडलाइंस इशू की गई हैं, तो उन्हीं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही उन दोनों को ट्रेड करना पड़ेगा। किनको, एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर को। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि करेक्टनेस ऑफ एलसी प्रिस्क्राइज एंड क्लियर, मतलब कि उन करेक्टनेस होनी चाहिए। एलसी में एक छोटी सी, इतनी सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इतनी सी अगर मिस्टेक हो गई तो उन जो दोनों बैंक हैं वो उन्हें रोक लेंगे। अगर हमने पहले किया कि एक्सपोर्टर जो होगा, एक्सपोर्टर का जो बैंक होगा, जो एडवाइजरी बैंक होगा, वो पूरी ऑथेंटिसिटी को चेक करेगा कि नेम क्या है, प्रोडक्ट क्या है। अगर हल्की सी भी मिस्टेक होती है तो वहां पर उसी डॉक्यूमेंट को रोक लिया जाएगा और बहुत ही लॉन्ग प्रोसीजर चला जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जो एलसी है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, एक छोटी सी भी मिस्टेक उसमें नहीं होनी चाहिए। कैसे नहीं होनी चाहिए, वो प्रिस्क्राइब होनी चाहिए और क्लियर होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखी होनी चाहिए। नेम ऑफ द सेलर बिल्कुल ठीक होना चाहिए। डेट, अमाउंट, प्रोडक्ट नेम, क्वालिटी, क्वांटिटी, अदर डिटेल्स, मतलब कि ये सारी चीजें बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। बिल्कुल भी उसमें कोई भी फ्रॉड टाइप्स कुछ भी नहीं होना चाहिए। अ फ्यू एंड सिंपल मिस्टेक इन एलसी देन बैंक विल नॉट पे। अगर छोटी सी भी मिस्टेक हुई तो बैंक अपने जो एलसी है उसको रोक सकता है, पेमेंट को रोक सकता है। उसके पास पूरा राइट है कि वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है कि पेमेंट विल नॉट डिपेंड ऑन डिफेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो पेमेंट है वो डिपेंड नहीं करेगी गुड्स एंड सर्विसेज के डिफेक्ट पे, क्योंकि पेमेंट जो होगी वो पहले ही हो जाएगी। जैसे ही उन्हें बिल ऑफ लीडिंग मिलता है, बिल ऑफ लीडिंग इम्पोर्टर को जैसे ही मिलेगा वैसे ही उसे पेमेंट करनी पड़ेगी। और अगर कोई डिफॉल्ट वगैरह हो जाता है तो वो डिपेंड नहीं करेगा पेमेंट पे, क्योंकि पेमेंट करनी ही होगी, चाहे वो गुड्स डिफेक्टेड हो चाहे ना हो, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेटर ऑफ क्रेडिट के टाइप्स कौन से हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है वो है रिवोकेबल एंड सेकंड जो है इरिवोकेबल। और भी टाइप्स होते हैं लेकिन मेन हम 4-5 टाइप्स करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट रिवोकेबल। रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है? रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट इज दैट टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट विच issuing bank can change, modify or cancel any time without informing to the beneficiary and exporter। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा लेटर ऑफ क्रेडिट है जो इशुइंग बैंक, जो कि बिहाफ ऑफ द इम्पोर्टर काम कर रहा है, तो वो बैंक कभी भी उस जो डॉक्यूमेंट है, जो एलसी है, उसको चेंज कर सकता है, मॉडिफाई मतलब उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकता है, और उस डॉक्यूमेंट को कैंसिल भी कर सकता है। और वो भी बिना बताए, किसको? एक्सपोर्टर को बिना बताए कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक्सपोर्टर को बिना बताए अगर कैंसिल हो गया, लेकिन एक्सपोर्टर ने तो अपने जो गुड्स हैं उनको शिफ्ट कर दिया, इसलिए एक्सपोर्टर के बिहाफ पे ये जो रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं बिल्कुल ही अच्छे नहीं होते हैं। उससे जो एक्सपोर्टर है उनको लॉस हो सकता है, क्योंकि जो सेलर है या फिर जो एक्सपोर्टर है उसका ट्रस्ट प्रोटेक्टेड नहीं हो रहा है रिवोकेबल एलसी में, ठीक है। तो इसीलिए ये जो रिवोकेबल एलसी है वो एक्सपोर्टर ज्यादा नहीं करते कि रिवोकेबल एलसी इशू हो, तो इसलिए ये जो रिवोकेबल एलसी है वो आजकल इशू नहीं होते हैं, ठीक है। और इररिवोकेबल एलसी क्या होते हैं? इररिवोकेबल मतलब इससे उल्टा, मतलब इसमें क्या हुआ कि हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं बिना एक्सपोर्टर को बताए, लेकिन इसमें क्या होगा कि हम चेंज ही नहीं कर सकते बिना एग्रीमेंट के। इररिवोकेबल एलसी इज दैट टाइप ऑफ एलसी, वो टाइप की एलसी है विच कैन नॉट बी चेंज, जो चेंज नहीं हो सकती, जिसमें कोई भी चेंजेस बदलाव नहीं किए जा सकते,
उसे मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, कैंसिल नहीं कर सकते विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ क्रेडिट पार्टीज। जो कि पार्टीज हैं हमारी, अनदर पार्टीज है, जैसे कि हमारा बैंक है, एडवाइजरी बैंक है, या फिर जो हमारा एक्सपोर्टर है, जो कि दोनों ही हमारे बेनिफिशियरीज हैं। तो इनको बिना बताए, बिना इनसे एग्रीमेंट किए हम इन चीजों में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है। मोस्ट ऑफ द एलसी ऑफ इज द टाइप ऑफ इरिवोकेबल विच यूजेज इन द ट्रेड। ट्रेड में जो ज्यादातर एलसीज यूज होते हैं वो इरिवोकेबल है, और जो रिवोकेबल होते हैं वो एलसीज इशूड नहीं किए जाते, क्योंकि उसमें एक्सपोर्टर का जो प्रोटेक्ट नहीं होता है ट्रस्ट। इसमें क्या है, इफ एलसी इज नॉट इरिवोकेबल देन सिंपली स्पेशली मेंशन इन द एग्रीमेंट। अगर एलसी इरिवोकेबल नहीं होगा, मतलब कि अगर वो रिवोकेबल होगा तो वो स्पेशली मेंशन होगा डॉक्यूमेंट में, एलसी में स्पेशल मेंशन होगा कि ये रिवोकेबल है, मतलब कि कभी भी चेंज किया जा सकता है बिना बताए एक्सपोर्टर को। लेकिन मोस्ट ऑफ द इरिवोकेबल होते हैं अगर डॉक्यूमेंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि वो रिवोकेबल है या इरिवोकेबल है, तो इरिवोकेबल ही उसको मान लिया जाएगा, ज्यूम कर लिया जाएगा कि वो इरिवोकेबल है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और स्पेशली लिखना पड़ेगा अगर वो रिवोकेबल है। ठीक है, क्लियर है। मतलब कि अगर रिवोकेबल है तो स्पेशली लिखना होगा, इरिवोकेबल मतलब अगर नहीं लिखा हुआ तो हम अज्यूम कर लेंगे कि वो इरिवोकेबल है, मतलब वो चेंज नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे रिवोकेबल एंड इरिवोकेबल। नेक्स्ट है कंफर्म्ड एलसी एंड उसके बाद अनकन्फर्म्ड एलसी। इसका मतलब क्या है कंफर्म्ड एलसी का? व्हेन एक्सपोर्टर इज नॉट सेटिस्फाइड विद क्रेडिट रेटिंग ऑफ इशूइंग बैंक। देखो हमने क्या किया कि एक तो इंपोर्टर होता है, इंपोर्टर के बाद एक इशूइंग बैंक होता है, और एक होता है एडवाइजरी बैंक, फिर यहाँ पर होता है एक्सपोर्टर। अब क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो ये एक्सपोर्टर है और जो ये एडवाइजरी बैंक है, इनको इस इशूइंग बैंक पर ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट नहीं है का मतलब जो ये बैंक है एक छोटा मोटा बैंक है, फ्रॉड कर सकता है। मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पर एक्सपोर्टर है और एडवाइजरी बैंक है, उसे इशूइंग बैंक पर ट्रस्ट नहीं है, उसकी क्रेडिट रेटिंग पर इंटरेस्ट नहीं है कि वो पर्सन जो ये बैंक है वो पेमेंट कर पाएगा या नहीं। तो एक्सपोर्टर और एडवाइजरी बैंक क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि एलसी को कंफर्म्ड किया जाए। कंफर्म्ड मतलब कि एक बड़े ही रेपुटेटेड और एक बिग और रेपुटेटेड बैंक से, बिग एंड रेपुटेटेड बैंक से इस जो एलसी है उसको कंफर्म्ड करवाया जाए। ठीक है, तो इसमें एक और बैंक आ जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ इंपोर्टर कि इस एलसी को कंफर्म करवाना है एक बड़े और रेपुटेटेड, जिस बैंक की गुडविल अच्छी हो उस बैंक से पहले इसको कंफर्म कराओ, फिर इशूइंग बैंक के पास आएगा और फिर एडवाइजरी बैंक के पास आएगा। ठीक है, मतलब कि एक बैंक और इसके अंदर आ जाता है एज ए इंटरमीडिएरी। तो कंफर्म्ड यहाँ पर देखो एक्सपोर्टर कैन रिक्वेस्ट, जो एक्सपोर्टर है वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि एलसी को कंफर्म करवाया जाए, और इन दैट केस अ बिग एंड रेपुटेटेड बैंक गिव गारंटी टू एडवाइजरी बैंक एंड एक्सपोर्टर। तो इसमें बिग और रेपुटेटेड बैंक आ गया जो कि एडवाइजरी बैंक और एक्सपोर्टर को गारंटी दे रहा है कि आपकी पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, द बैंक नाउ टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग पेमेंट। जो है बिग और रेपुटेटेड बैंक आया है वो पेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेगा कि अगर कोई भी रेमिटेंसेज रिसीव नहीं होती है इशूइंग बैंक से या फिर इंपोर्टर से, तो हम जो इशूइंग बैंक, जो बिग और रेपुटेटेड बैंक है वो अपने ऊपर गारंटी लेता है कि अगर इन्होंने नहीं दिया, अगर इंपोर्टर और इशूइंग बैंक ने पेमेंट नहीं की तो मैं करूंगा। ठीक है, तो यही होता है कि कंफर्म्ड, मतलब कंफर्म्ड का मतलब ही यही है कि कंफर्म करवाना किसी अनदर बिग और रेपुटेटेड बैंक से। ठीक है, ओनली इरिवोकेबल एलसी कैन बी कंफर्म्ड। इरिवोकेबल मतलब कि जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते, हमने पहले ही किया, जिसमें चेंजेस नहीं हो सकते उन्हीं को ही कंफर्म्ड करवाया जा सकता है। क्योंकि जो बिग और रेपुटेटेड बैंक है वो यही कहता है कि आप लोग तो कभी भी चेंज कर दोगे, इससे तो एक्सपोर्टर का जो ट्रस्ट है वो एक्सप्लॉइट हो जाएगा। तो इस वजह से आप सिर्फ उन्हीं एलसीज को मेरे से कंफर्म करवाओ जो इरिवोकेबल है। तो बिग एंड रेपुटेटेड बैंक ये कहता है। आगे क्या कहते हैं कि अनकन्फर्म्ड एलसी। अनकन्फर्म्ड एलसी इससे उल्टा है कि जिसमें एक बड़े और बिग और रेपुटेटेड बैंक से हमें कंफर्म्ड नहीं करवाना पड़ता, उसे अनकन्फर्म्ड एलसी बोलते हैं। मतलब कि अनकन्फर्म्ड एलसी इज नॉट कंफर्म्ड, जो कंफर्म नहीं है बाय और नॉट गारंटेड बाय एनी बैंक। किसी बैंक से उसको गारंटी नहीं मिली, कंफर्म नहीं किया गया अदर देन द इशूइंग बैंक। मतलब कि इसमें सिर्फ इशूइंग बैंक ही होता है जो गारंटी देता है ऑन द बिहाफ ऑफ द इंपोर्टर। ठीक है, इन दिस एडवाइजरी बैंक इज ओनली अ चैनल
ऑफ ट्रांसमिट ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट। तो इसमें क्या होता है, जो ये एडवाइजरी बैंक होते हैं वही सिर्फ ट्रांजैक्शन को और डॉक्यूमेंट को ट्रांसमिशन करने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए काम करते हैं, एडवाइजरी बैंक एंड इशूइंग बैंक। तो ये था हमारा कंफर्म्ड क्या होता है, अनकन्फर्म्ड क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफरेबल एलसी, मतलब कि ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। इसमें क्या होता है कि ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट इज दैट लेटर ऑफ क्रेडिट विच सेलर असाइंड पार्ट और होल ऑफ द एलसी टू अनदर पार्टीज। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक सेलर है, जो हम बात कर रहे हैं उसकी, एक्सपोर्टर की। तो एक्सपोर्टर क्या कर रहा है, सिर्फ ट्रेडिंग का काम कर रहा है। जो एक्सपोर्टर है उसने गुड्स बनाई नहीं है, उसने, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको शुरू से ही बता देती हूँ, जैसे यहाँ पर इंपोर्टर था, इशूइंग बैंक था, फिर एडवाइजरी बैंक था। ये क्या कर रहे थे कि यहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट्स आ रहा था एलसी का, फिर यहाँ पर लेटर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ लेडिंग, मतलब कि जो बिल ऑफ लेडिंग था वो जा रहा था, फिर उसके बाद पेमेंट की जा रही थी। अब क्या हुआ कि जो एक्सपोर्टर है वो ये कह रहा है कि मैं तो सिर्फ ट्रेडिंग का काम कर रहा हूँ, मैं किसी और से खरीदता हूँ, मैं खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा गुड्स। तो इस केस में क्या होता है कि एक मैन्युफैक्चर भी आ जाता है। तो इसमें जो एलसी होती है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी अनदर बैंक को, अनदर किसी मैन्युफैक्चर को, जो पर्सन क्या है मैन्युफैक्चर कर रहा होगा। तो ट्रांसफरेबल क्या है कि दैट टाइप ऑफ एलसी विच सेलर असाइंड अ पार्ट और होल ऑफ द एलसी टू अनदर पार्टी। जो ये सेलर है, जो ये एक्सपोर्टर है, वो कुछ पार्ट, मतलब कि या तो कुछ पार्ट या फिर होल, मतलब कि जितना भी एलसी है वो पूरा का पूरा या कुछ पार्ट इस पर्सन को आगे किसी अनदर पार्टी को क्या है ट्रांसफर कर देता है। यूज्ड व्हेन, कब यूज होती है ये चीज, जब सेलर इज नॉट सोल मैन्युफैक्चर, वो अकेला मैन्युफैक्चर नहीं है, वो किसी और से खरीद रहा है या फिर कुछ पार्ट खुद बना रहा है, कुछ पार्ट किसी और से खरीद रहा है। इसलिए सेलर इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। फॉर एग्जाम्पल की जो ये एक्सपोर्टर है वो होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी है इस होल्डिंग कंपनी की। होल्डिंग कंपनी जो एक बिग कंपनी है या पेरेंट कंपनी है, उसकी ये चिल्ड्रन कंपनी बोल सकते हैं हम, जैसे कि सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं हम। तो ये सब्सिडरी कंपनी है, जो सारा वर्क है वो देखता तो हमारा जो होल्डिंग कंपनी है वो देखती है। तो होल्डिंग कंपनी को उसे लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांसफर करना पड़ता है। तो ये होता है ट्रांसफर। हमने कौन कौन सा किया, सबसे फर्स्ट हमने किया रिवोकेबल, इररिवोकेबल, फिर हमने किया कन्फर्म्ड, अनकन्फर्म्ड जिसे हम बोल सकते हैं, फिर अब हमने किया ट्रांसफर। रिवोकेबल क्या था, जिसे हम चेंज कर सकते हैं, किसी भी टाइम मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जिसे हम मॉडिफाइड चेंज नहीं कर सकते, जिसमें किसी भी टाइप का हम बदलाव नहीं कर सकते, और मोस्ट ऑफ द इररिवोकेबल यूज होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या कहता है कि कंफर्म, जिसे हम अनदर बैंक से कंफर्म करवा लेंगे, किसी रेपुटेटेड एंड बिग बैंक से हम कंफर्म करवाएंगे। अनकन्फर्म्ड मतलब कि जिसे हम कंफर्म नहीं करवा सकते, एक्सपोर्टर को हमारे इशूइंग बैंक पर ही ट्रस्ट है, इसलिए वो कहता है कि कोई बात नहीं, आपके एक बैंक से काम चल जाएगा। फिर क्या कहते हैं ट्रांसफरेबल एलसी। ट्रांसफरेबल एलसी क्या होता है कि जिसमें जो एक्सपोर्टर होता है वो अपना पार्ट, एलसी का कुछ पार्ट या फिर एलसी फुल एलसी ट्रांसफर कर देता है किसी अनदर पार्टी को। जो मोस्ट है वो इररिवोकेबल चलते हैं, और इररिवोकेबल को ही हम करवा सकते हैं कंफर्म्ड फ्रॉम अनदर बैंक। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप्स क्या होते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के। नेक्स्ट करते हैं कि कुछ एडवांटेजेस है लेटर ऑफ क्रेडिट की। कुछ एडवांटेजेस क्या है, सबसे फर्स्ट कुछ एडवांटेजेस सेलर को मिलती हैं। सेलर मतलब कि जो एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर को कुछ एडवांटेजेस मिलती हैं, और जो एक इंपोर्टर है, इंपोर्टर को कुछ एडवांटेजेस मिलती हैं। एक वो पर्सन जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसको एडवांटेजेस मिलेंगे, और एक वो पर्सन जो इंपोर्ट कर रहा है उसको एडवांटेजेस मिलेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले करते हैं कि जो एक्सपोर्टर है, जो हमारा जो सेलर होता है, तो उसको क्या क्या एडवांटेजेस मिलती हैं, क्या क्या उसे बेनिफिट्स होते हैं जब वो एलसी के थ्रू अपनी पेमेंट को लेता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट, मतलब कि उसे प्रोटेक्शन मिलती है किस चीज के अगेंस्ट, अगर बायर पेमेंट डिफॉल्ट, अगर बायर जो एक इंपोर्टर है जो अपनी पेमेंट में अगर डिफॉल्ट करना चाहे भी ना, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो दो बैंक जो है, इशूइंग बैंक और एडवाइजरी बैंक, वो दोनों ही इंटरमीडियरीज का काम कर रहे हैं एज अ एजेंट। इंटरमीडियरीज हैं एक्सपोर्टर के भी और इंपोर्टर्स के भी। और जो इंपोर्टर का जो बैंक है, इशूइंग बैंक है, वो गारंटी लेता है कि वो पेमेंट कर देगा अगर कोई भी डिफॉल्ट करता है बायर। और साथ ही साथ हमने एक और किया कि एक बिग एंड रेपुटेटेड बैंक होता है जो गारंटी लेता है। तो उसी तरीके से मतलब कि जो सेलर है उसका जो प्रोटेक्शन हो जाती है सेलर को, कि उसके जो पैसे हैं वो नहीं डूबेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है कि रिड्यूस प्रोडक्शन रिस्क। जो रिस्क होता है
प्रोडक्शन का वो भी कम हो जाता है, क्योंकि बिकॉज एलसी इज नॉट चेंज एंड कैंसल, जो कि हमने पहले किया कि इररिवोकेबल जो है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, तो उस जो एलसी है अगर वो एलसी अगर हमने की है तो एक्सपोर्टर को पूरा इंश्योर हो जाता है एक्सपोर्टर की उसकी जो प्रोडक्शन है उसका रिस्क नहीं है, जो उन्होंने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो होगा ही होगा, क्योंकि इररिवोकेबल एलसी है, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते अब। ठीक है, फॉर बायर मतलब कि जो इंपोर्टर होता है उसके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले कि सर्टेन ऑफ गुड्स टू बी रिसीव्ड, उसे सर्टेनिटी है, मतलब उसे पूरा निश्चय है कि जो गुड्स हैं वो उसे मिल ही जाएंगी, मतलब अब कोई भी एक्सपोर्टर मना नहीं कर सकता कि मैं गुड्स नहीं भेजूंगा, क्योंकि एलसी है बीच में। लेटर ऑफ क्रेडिट का जब काम आ जाता है तो वो दोनों को ही फायदेमंद पहुंचते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या कहता है कि बायर हैव सफिशिएंट टाइम टू अरेंज द फाइनेंस ऑफ द इंपोर्ट। अब हमने जैसे पहले किया है, जो इंपोर्टर है और जो हमारा एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में दो बैंक्स हैं। अब ये पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट भेजता है एलसी का, फिर जो एक्सपोर्टर है वो उसे बिल ऑफ लेडिंग भेजता है, और उसके बाद इंपोर्टर इसे क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो ये जो पेमेंट है ना वो बाद में होगी, इसलिए जो इंपोर्टर है, जो ये इंपोर्टर है, इसको टाइम मिल जाता है पेमेंट को अरेंज करने का, फाइनेंस को अरेंज करने का, जैसे कि हम इंपोर्ट फाइनेंसिंग भी बोलते हैं, जिसका हम ये पार्ट कर रहे हैं। तो ये तरीके होते हैं जिससे इंपोर्ट को फाइनेंस कर सकते हैं हम, जिसको इंपोर्ट फाइनेंस बोलते हैं। तो जो इंपोर्टर है उसको ये फायदे हैं, एक्सपोर्टर को ये फायदे हैं, इंपोर्टर को ये फायदे हैं। तो इसमें एलसी में फायदे भी होते हैं दोनों पार्टीज को। ठीक है, इसमें दो पार्टीज मेन होती हैं, और जो हमारा बैंक है, इशूइंग बैंक है और एडवाइजरी बैंक है, ये अनदर पार्टीज हो जाती हैं। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, प्रोसेस क्या है लेटर ऑफ क्रेडिट का, हमने डायग्राम भी किया, हमने टाइप्स किए, लेटर ऑफ क्रेडिट के टाइप्स क्या हैं, और हमने एडवांटेजेस और बेनिफिट्स कर लिए हैं। तो ये था हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट। तो हम इन शॉर्ट अब एक बार कर लेते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है। लेटर ऑफ क्रेडिट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और बहुत ही सिक्योर मेथड है इंटरनेशनल पेमेंट मेथड का। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली। लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।